वेलकम टू प्रथम साइंस एकेडमी क्लासेस। और इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज GFHE5 और उसका ये सेट 1 कोड है 3151। और जो हम सिर्फ सॉल्व करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस और ये सेट है 2025 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिक्स का वो है क्वेश्चन 13। इन ऑर्डर टू obtain large images of the teeth of patients, the dentist holds the concave mirror in such a manner that the teeth are position। तो अब concave mirror हम यूज करते हैं to obtain the large और magnified images। जो डेंटिस्ट जो है उसने टीथ ऑफ पेशेंट्स देखने हैं तो उसको concave mirror किस मैनर में रखना है ताकि टीथ टीथ जो है वो ऑब्जेक्ट्स है। तो अब कनकेव मिरर के केस में आपको जो मैग्नीफाइड इमेज जो मिलेगी ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। तो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकस और पोल के बीच में, तभी आपको जो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। तो अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो सो ये मिलेगी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो आपको ऑब्जेक्ट जो है जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है टीथ दे आर टू बी पोजिशन बिटवीन, उनको रखना पड़ेगा पोल और फोकस ऑफ द मिरर के बीच में। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है द पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ दोज पीपल हुज आई बॉल एज इलोंगेटेड। अब इसमें जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो चुका है। सो दिस इज आई बॉल जो है कुछ ऐसा हो चुका है, इलोंगेट हो चुका है। और जो आपकी जो इमेज है वो बन रही है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना से पहले ही इमेज बन रही है क्योंकि आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो चुका है। तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन रही है। इसका मतलब इन रेज को आपको ले जाना है रेटिना पे, तो आप यहाँ पे यूज करोगे कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से क्या होगा, जो ये इमेजेस रेज हैं, दीज रेज ऑफ लाइट, ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे, दे विल बी डाइवर्ज्ड। और जब इस लेंस पे गिरेंगी तो ये इनको फोकस करेगा फिर रेटिना पे। तो ये रेज ऑफ लाइट जो है इनको डाइवर्ज करेगा फिर फोकस करेगा रेटिना पे वापस। तो आपको इसके लिए यूज करना है कनकेव लेंस। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, कनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, assertion एंड रीजन बेस्ड। इसमें assertion है द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। ये ट्रू है क्योंकि सोलोनाइड में जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स है वो वैसा ही रहता है जैसा कि एक बार मैग्नेट में रहता है। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। सेम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहाँ पे मर्ज करेंगी। तो दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ, सो दिस इज द डायरेक्शन, एंड मर्ज एट द साउथ। तो ये साउथ पे मर्ज करते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये सोलोनॉइड है, इसमें भी करंट, ये करंट कैरिंग जो सोलोनॉइड है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम ही रहेगा जैसा कि बार मैग्नेट में रहता है। दे इमर्ज फ्रॉम वन एंड एंड मर्ज एट द अदर एंड। तो मर्ज एट द अदर एंड मींस ये यहाँ से इमर्ज करेगी नॉर्थ, जहां से इमर्ज करेगी वो बन जाएगा नॉर्थ पोल, जहां पे मर्ज करेगी वो बन जाएगा साउथ। The pattern of magnetic field of a solenoid carrying current is similar to that of a bar magnet is true. Now the pattern of the magnetic field around a current carrying conductor is independent of the shape of the conductor। ये false है, shape पे depend करता है। क्योंकि अगर straight कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है। और अगर लूप है तो उसमें भी, अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो इसके भी किसी एलिमेंट को आप ले लो तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। और बाय द टाइम जब तक आप सेंटर तक पहुंचोगे तब तक ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है। तो पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर, ये फॉल्स है। assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन here। सी, assertion is true but reason R is false। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है द वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन एंड वाटर आर 1.44 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। आपको इन दो मीडिया में
को कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी एंड relative स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, एंड व्हाट डू यू इन्फर, मतलब कंक्लूजन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंपैरिजन। तो एक तो आपको इनको कंपेयर करना on the basis of optical density, mass density, and the speed of light in those two media। तो सबसे पहले है आपके पास केरोसिन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। नेक्स्ट है वाटर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। अब कंपेयर करते हैं दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इट हैज़ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और केरोसिन की लोअर है ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है जो कि कम है। लेकिन अगर आप मास डेंसिटी को कंपेयर करो तो मास डेंसिटी जो है वो केरोसिन की कम है, और वाटर की तो हमें पता ही है इट्स 1000 kg/m³ रहती है। तो जो केरोसिन की जो मास डेंसिटी है वो लोअर देन दैट ऑफ वाटर है, दिस इज हैज लोअर मास डेंसिटी, और वाटर की है हायर मास डेंसिटी, वाटर हैज हायर मास डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट आपको कंपेयर करनी थी स्पीड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का जो है वो 1.44 है, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वाटर से ज्यादा है, तो इसमें लोअर स्पीड ऑफ लाइट है केरोसिन, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। सो लोअर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिसका ये ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है उसकी स्पीड आपकी, तो एन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन का ज्यादा है, वाटर का कम है, तो लोअर स्पीड ऑफ लाइट, और वाटर में है हायर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ प्रोपगेशन इन्वॉल्व। तो ये था कंपैरिजन on the basis of optical density, mass density, relative speed of propagation of light। अब इनसे आप इन्फ्रेंस कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन ये है कि केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, लेकिन इसकी मास डेंसिटी जो है वाटर से कम है। यही आप लिखोगे, तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है वो डेंसर ही है। एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ये कंक्लूजन है। तो आप उसमें इन्फ्रेंस या जो कंक्लूजन है वो यहाँ लिखोगे। इन्फ्रेंस ये है कि ऑल्दो kerosene is optically denser than what? Kerosene is optically denser than water, but its mass density is less than water। That is, मतलब कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है जरूरी नहीं है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो। एंड ऑप्टिकली डेंसर medium may not possess greater mass density। That is the conclusion। ये आपका conclusion। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है स्टेट टू एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशंस क्या है? तो डोमेस्टिक हीटिंग, डोमेस्टिक सर्किट में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में भी जो जूल्स लॉ जो है, अब जूल्स लॉ जो है वो होता है H is equal to I square RT, that is heat produces direct proportion to the square of the current directed proportion to the resistance and the time for which the current flows in the circuit। तो इसके बेस पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम अपनी डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज होता है वो है
इलेक्ट्रिक बल्ब। तो एप्लीकेशन है एक इलेक्ट्रिक बल्ब में लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन भी डोमेस्टिक यूज, और साथ में इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो एलिमेंट है टंगस्टन, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, तो उसमें जब रेजिस्टिविटी उसकी हाई है तो इट गेट्स रेड हॉट, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इट प्रोड्यूसेस हीट एंड गेट्स रेड हॉट एंड हेंस एमिट्स लाइट। तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी जो इसका हीटिंग एलिमेंट है अलॉय, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी देन इस कॉन्स्टेंट एलिमेंट, सो वो भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट है दैट गेट्स रेड हॉट एंड गिव्स हीट, इसी तरह इलेक्ट्रिक ओवन में भी जो इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट है दैट यूजेस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये सब एप्लीकेशंस है, तो इनमें से भी आप कोई भी दो लिख सकते हो। बी पार्ट में पूछा है स्टेबलाइजेशन बिटवीन द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो है किलोवाट आवर, वो है किलोवाट आवर। और जो एसआई यूनिट है वो है इन दोनों के बीच में आपको एस इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी। तो हम करेंगे 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट इंटू 1, और 1 किलोवाट रहता है 1000 वाट, और 1 आवर को कन्वर्ट कर देते हैं एसआई में, किलोवाट का बन जाएगा वॉट, आवर का बन जाएगा 60 मिनट्स और 16 to 60 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा वॉट सेकेंड। ये बन गया आपका 36, 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। अब वॉट सेकेंड जो है वो रहता है, जो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 3.6 336 10⁻⁶ तो ये है रिलेशन बिटवीन द कमर्शियल यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर जो है, जो कि प्रैक्टिकल कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, जो कि है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपसे इस क्वेश्चन में जो और पार्ट है उसमें पूछा है डिटरमिन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंस 2 4 एंड 6। तो ये और पार्ट, इसमें एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक 4 ओम का रेजिस्टर, और एक 6 ओम का रेजिस्टर, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, they are connected to it. Let's say this is the battery, this is the key। अब इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है reciprocal of the resistance in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances connected in parallel। So 1/2 plus 1/4 plus 1/6, LCM is 12। So this is 6 plus 3 plus 2, that is 11/12। अब इसका हम करेंगे तो ये रेसिप्रोकल है नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का 1/12 ओम। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगी 12/11। So this is 12/11 which is equal to 1.09। Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 2031। Sorry, the power of a lens is given which is negative। तो नेगेटिव पावर जो रहती है वो रहती है कनकेव लेंस की। तो आपसे पूछा टाइप ऑफ लेंस, तो टाइप ऑफ लेंस इज द कनकेव लेंस। ये है कनकेव लेंस। पावर इज नेगेटिव फॉर द कनकेव लेंस, और आपको फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर। तो F हो जाएगा इन मीटर, आपको मिलेगा 1/p विच इज 1/-0.25 which is 100/25। This is -4 meter। The answer है -4 meter। The focal length is 4 meter।
ओके, अब आपसे क्या पूछना। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछा है दैट आई डिफेक्ट फॉर ईच में बी यूज एज ए करेक्टिव लेंस। तो ये यूज होता है अगर somehow the eyeball is elongated। अगर आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, ये आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, तो इमेज जो विच वॉज सपोज टू बी फॉर्म एट द रेटिना वो बन जाएगी रेटिना से पहले। इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी। तो इस इमेज को आपने रेटिना पे लेके जाना है वापस यहाँ पे। तो उसके लिए यूज करते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। तो ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है और वापस पीछे ले जाके रेटिना पर, तो डाइवर्ज करेगा, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा और फिर वापस रेटिना पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपकी करेक्टिव इमेज बचेगी। तो ये डिफेक्ट जो है ये होता है मायोपिया। सो दिस इज यूज टू करेक्ट करेक्टिव लेंस फॉर मायोपिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, जो नेक्स्ट पार्ट है, the nature and size of the image formed by this lens when an object is placed in f and 2f from the optical center of the lens। तो जब ऑब्जेक्ट जो है f और 2f के बीच में है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज f 2f। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, ये आपको दिया। तो f और 2f के बीच में जब आप रखोगे तो नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज आपको निकाल। the nature and size of the image जो है इसमें आपको मिलेगी virtual erect and diminished image इस केस में। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू दिस जाएगी ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा हमें लगेगा ऐसा ये भी फोकस है यार। और आपको जो रे ऑफ लाइट अगर हम लेते हैं लेट्स से, इस केस में आपको जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इसमें जो इमेज जो बनेगी इन केस ऑफ ए कनकेव लेंस कुछ इस तरह से। ओके, दूसरी रे ऑफ लाइट आपका जो ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और टू एफ के बीच में है। दूसरी रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं, लेट्स से इट गोज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू रहे से इट गोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे ही बिना डिविएट किए हुए निकल जाएगी। तो आपकी जो ये जो रेज हैं ये मीट कर रही है, ऐसा एज्यूम हो रहा है। जब इसको पीछे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे इमेज बनेगी डैश बी डैश। तो इमेज आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस। तो नेचर में ये है वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। आप चाहो तो ये रे डायग्राम भी बना सकते हो। तो नेचर ऑफ द इमेज है वर्चुअल इरेक्ट एंड साइज इज डिमिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें the resistance of a wire of 0.01 centimeter radius, the radius is 0.01 centimeter, which is equal to 0.01 into 10 raised power minus 2 meter. Now the resistance is 7 ohm. The resistivity of the material of the wire is 44 into 10 raised power minus 6 ohm meter. We have to calculate the length of the. Now we know that R is equal to rho into L by A. So यहाँ से मिलेगा L is equal to R into A by the rho resistance is 7, area of cross section। तो area of cross section वायर जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है आपका सर्कल पाई आर स्क्वायर, so दिस इज 22/7 into रेडियस है 0.01 into 10 raised power minus 2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, रो है
44 into 10 raised power minus 6 resistivity. So this gets cancelled only to 2. 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा 0.001 into 10 raised power minus 4 upon 2 into 10 raised power minus 6. तो ये हो जाएगा 1 upon 20,000 into 10 square. So this is 100 upon 20,000. This gets cancelled. So 1 upon 2 into 100. 1 by 2 is 0.5 into 1 by 100 is 10 raised power minus 2 meters. So this is the length of the wire. 0.5 into 10 raised power minus 2 meters. Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 33. इसमें दिया है द थर्ड वायर ऑफ अर्थ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. तो थर्ड वायर जो रहती है वो है अर्थ वायर. सो थर्ड वायर विच इज अर्थ वायर और वो है एक सेफ्टी मेजर. तो हम लिखेंगे द थर्ड वायर. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अर्थ वायर is a safety measure to make sure that in case of any leakage of current, अगर किसी भी तरह से किसी भी मेटेलिक लाइंस में अगर करंट लीक करता है इन ए मेटेलिक बॉडी या मेटेलिक अप्लायंस में, इन उससे ये क्या करती है, इसका जो पोटेंशियल जो है वो अर्थ के बराबर रहता है. गिव्स इट्स पोटेंशियल टू द अर्थ. To the earth and user may not get a severe shock. सारा का सारा करंट जो है वो अर्थ में चला जाएगा मेटालिक बॉडी से होता हुआ और यूजर को जो है ही मे नॉट गेट ए सीवियर शॉक. अब नेक्स्ट इसमें पूछा लिस्ट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ओवरलोडिंग आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? तो आप सबसे पहले यूज करोगे इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग. यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ प्रॉपर, जहाँ बड़ी अप्लायंसेस यूज कर रही है वहाँ आपको उनकी रेटिंग का फ्यूज यूज करना है, जैसे कि 15 एम्पियर, और जो छात छोटी है वहाँ 5 एम्पियर. और दूसरा कैसे कर सकते हो? डू नॉट कनेक्ट many appliances to a single socket. Do not connect, not connecting too many appliances. बहुत सारी appliances आप एक ही सिंगल सॉकेट में कनेक्ट नहीं करोगे to prevent overloading to a single socket. SOCKT socket. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी में से 36. इसमें दिया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंपेयर स्पीड ऑफ light and optical densities of the three media A, B, and C. Also give justification to for your answer for any of the two cases in terms of refractive indices of A, B, and this C. Okay, तो यहाँ पे जो लाइट है मीडियम ए से जब मीडियम ए में आई तो कहीं भी बेंड नहीं हो रही है. यहाँ अगर हम नॉर्मल बनाए तो इट्स नॉट बेंडिंग, ये अपने स्ट्रेट पाथ में जा रही है. इसका मतलब है कि मीडियम ए और मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट सेम है. आपसे स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करने को पूछा गया है तो आप लिखोगे जो ए का फर्स्ट का आंसर है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन medium A and B is same.
अब सी के साथ भी कंपेयर करना। अब सी में क्या होता है, अब यहाँ पे ये है मीडियम सी, ये इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्म। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये दोनों, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ गई है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ए और बी में सेम है, और सी में जो है ए और बी से ग्रेटर है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ए एंड बी, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर बेंड करती है तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है, इसलिए ये दूर चल जाती है। और जब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में डिक्रीज होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन ए एंड बी इज सेम, वेयर एज आप यहाँ लिखोगे, वेयर एज स्पीड ऑफ लाइट in C is greater than that of A and B, और A और B से ज्यादा है। अब नेक्स्ट इसमें पूछा है, also give a justification for the answer for any of the two cases in terms of refractive indices of A, B and C। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ए और बी में ज्यादा है, तो बी और ए और बी में सेम है। सो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ए और बी की सेम है, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी सी की कम है ए और बी से। तो आप जो सेकंड का जो आंसर यहाँ पे लिखोगे, यू विल राइट, यार आप यहाँ पे लिखोगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट ए और बी में सेम है तो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए एंड बी इज सेम। और सी में जाके स्पीड ऑफ लाइट ए और बी से ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है सी की वो कम है ए और बी से। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सी इज less than that of A and B। ओके, अब इसको इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ लाइट भी आपने लिखना है। अब यहाँ लिखोगे कि जो रे ऑफ लाइट जो वो ए और बी में, ए से जब बी में आती है तो बेंड नहीं करती, इसका मतलब दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है। तो सिंस the ray of light does not bend when it passes from A to B, hence both A and B have same refractive indices। तो ये जो प्रोपगेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट है, इसको हमें इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ लाइट भी जस्टिफाई करना है। तो ए और बी में रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करती, तो ए और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। और क्योंकि सी में जाके जब बी से सी में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी जो है वो ए और बी से कम है। तो आप लिखोगे एंड सिंस इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स away from normal while passing from B to C. Therefore, refractive index of C is less than that of A and B। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ए और बी से कम है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या पूछा है।
नाउ जो पार्ट बी है इसमें इसमें पूछा है redraw the path of a ray of light through three media if the ray of light starting from medium A falls on the medium B obliquely ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम बी की जो है वो ए और सी से ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ए बी की ए और सी से ज्यादा है। ओके लेट्स रीड ऑल द डायग्राम। तो हमें डायग्राम बनाना है। ये है पार्ट बी का फर्स्ट। लेट्स बी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब जो उसमें जो रे ऑफ पहले तो रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आएगी ये है नॉर्मल टू द सरफेस। फिर बी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। और सी की तो कम ही है। बी और सी से ज्यादा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज द डायरेक्शन। यहाँ पे ये है मीडियम ए। So this is medium A, this is medium B, and this is C. तो B की ऑप्टिकल डेंसिटी है जो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और C की कम है जो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है आपका दिस इज oblique incidence where the optical density of B is greater than that of A and C. Okay, next इसमें क्या पूछा है? The ray falls normally from medium A to medium B. अब मीडियम ए से मीडियम बी में ये नॉर्मली मींस परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। तो हम बनाएंगे नॉर्मल इंसिडेंस। ओके नॉर्मल इंसिडेंस में ये सीधी ही निकलना है क्योंकि रे ऑफ इंसिडेंस भी यही है, नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। देयर इज नो बेंडिंग, नो डिविएशन इन एनी ऑफ द मीडिया। किसी मीडिया में डिविएशन नहीं है। दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। द रे फॉल्स नॉर्मली फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। अब एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। टेबल आपको दिया है showing variation of image distance with object distance. So this is object distance, this is image distance in case of a convex lens, and answer the question that follow without any calculations. तो इसमें इमेज डिस्टेंस है 15 तो सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15, इमेज डिस्टेंस है 16। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से बढ़ती है तो इमेज डिस्टेंस भी बढ़ रही है। फिर और बढ़ी तो ये अब कम होगी। फिर 40 पे आया तो 40 होगी। तो यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम। तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम कन्वेक्स लेंस में तब रहती है जब ऑब्जेक्ट रहता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस 2f। और इमेज भी आपकी जो बनती है वो भी आपकी 2f पे ही बनती है, तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे। तो अब आपसे पूछा गया है इन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस आपसे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसकी फोकल लेंथ आपने बतानी है कन्वेक्स लेंस की। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम है तो वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपका 2f ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। और रीजन इसका क्या लिखोगे आप यहाँ पे? इसमें रीजन में आप मेंशन करोगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, साइन कन्वेंशन लगाए तो नेगेटिव -40 सेंटीमीटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इट्स रियल इमेज। इसकी एक रियल इमेज बनती है और वो भी ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी कि प्लस बिहाइंड द लेंस बनती है ऑन अदर।
साइड ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम रहती है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ये रीजन है। तो इसीलिए हमने 2f इज इक्वल टू 40 लिया, आपने डिस्टेंस को आपने 40 लिया, इससे आपको जो है वो फोकल लेंथ मिल जाएगी। नाउ फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द ऑब्जर्वेशन 3। जो ऑब्जर्वेशन 3 यहाँ है, तो कन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहता है वी वाई। तो v है इसमें 60, दिस इज -30, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब आपसे क्या पूछा, सी पार्ट में पूछा द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन केस ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 इज सेम, लिस्ट टू डिफरेंसेस इन इमेजेस फॉर्म फॉर दीस टू केसेस। अब इसमें आपको दिया है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर वन को चेक करते हैं सबसे पहले। ऑब्जर्वेशन नंबर वन ये है, इधर है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर वन में जो इन्फ्रेंस हम ड्रॉ करेंगे, ये है पार्ट सी। तो ऑब्जर्वेशन नंबर वन में जो है इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि जो फोकल लेंथ जो है वो आपकी निकल के आई है 20 सेंटीमीटर, तो इमेज, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आपकी फोकल लेंथ से कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस के बीच में तो इमेज बनेगी। तो यहाँ इस केस में जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन द फोकल लेंथ, तो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन टू में। ऑब्जर्वेशन टू में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ज्यादा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो बनेगी रियल इनवर्टेड। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर, so that is the difference of for the images formed in the observation number one and in the observation two. The numerical value of magnitude in case of observation one and two is same है। तो वन एंड टू में जो मैग्निफिकेशन जो है वो सेम है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन और यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है सेम है, लेकिन इमेजेस में आपको डिफरेंस बताना है। तो मैग्निफिकेशन दोनों में सेम है। फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन है, मैग्नीट्यूड रहती है v बाई यू, so this is -60 बाय -15, 15 और इस केस में भी मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव, दिस इज v इज 100 और ये है -25। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल एंड इनवर्टेड, और नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन से आपको ये पता चलता है। तो एक में +4 है, एक में -4 है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो +4 है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है -4 है। मैग्निफिकेशन में प्लस का साइन है, मतलब इमेज इज वर्चुअल, और जो वर्चुअल है वो ही है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का साइन है, मतलब इमेज इज इन्वर्टेड, जो इन्वर्टेड है उसके साथ आपने रियल लगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको बनानी है, तो एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यूजिंग ए मैग्नेटिक कॉम्पस एंड ए बार मैग्नेट। द मैग्नेट वाज प्लेस्ड ऑन ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर। तो ये मैग्नेट को शीट ऑफ व्हाइट पेपर रखा उन्हें ड्राइंग बोर्ड, और मैग्नेटिक नीडल से उसने ये पैटर्न बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड द बार मैग्नेट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया है बाय कन्वेंशन द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ एंड मर्ज एट द साउथ पोल, व्हाई। इसके लिए आपने रीजन देना है क्यों ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ उसने बनाई है। तो उसका रीजन ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हम उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में
जो कंपस निडल का नॉर्थ पोल मूव करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द फर्स्ट का जो आंसर है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is taken to be the direction। तो जिस तरफ नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पस नीडल मूव करेगा इनसाइड इट, वो आपकी डायरेक्शन बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई है, ये थी बार मैग्नेट यहाँ पे रखा कॉम्पस नीडल को, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो यहाँ नॉर्थ पोल को हम पॉइंट करेंगे, पेंसिल से मार्क करेंगे, और यहाँ पे दोबारा इस कॉम्पस को रखेंगे सच दैट अब इसका जहाँ पे नॉर्थ पोल को मार्क किया था वहां पे इसका साउथ पोल जो है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो फिर ये नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन एक्चुअली है नॉर्थ पोल की इनसाइड द मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। तो जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उतनी ज्यादा वहां पे स्ट्रेंथ होगी। तो आप यहाँ देखोगे पोल्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड है। तो पोल्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो दूर दूर है। तो क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड इज द आंसर फॉर पार्ट बी। आप उनको लिखोगे द डिग्री ऑफ क्लोजनेस of magnetic field lines gives the strength of magnetic field। The degree of fluorescence of magnetic field lines gives the strength of the magnetic field। The closer the field lines, or you can say closer, आप ये भी लिख सकते हो, closer the field lines कौन सी magnetic, closer the field lines, stronger is the magnetic field। और स्ट्रॉन्गर रहेगी पोल्स पे क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड है। ओके, नेक्स्ट आपसे अब पूछा है सी का पार्ट ए, नो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन। तो आपको रीजन देना है क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन ये है कि सपोज ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फील्ड लाइन के लिए इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये टेंजेंट देगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो इस तरफ। और इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी इस तरफ। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। तो आप यहाँ लिखोगे नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, नो टू magnetic field lines cross each other because if they do so, अगर ऐसा हुआ then at the point of intersection there will be two
directions of magnetic field which is not possible, जो कि possible नहीं है. So this is the answer. Okay, you got the magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में यूनिफॉर्म होती है, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना है. तो डायग्राम होगा ये. आपको इक्वी डिस्टेंस पैरेलल एरोज बनाने हैं अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है. Okay, this is equidistant parallel lines. These are equidistant parallel lines. So, representing uniform magnetic field, आप यहाँ लिख सकते हो. They represent uniform magnetic field. Okay. अब इसमें क्या पूछा है? तो और पार्ट में पूछा, draw the pattern of the magnetic field lines through and around a current carrying solenoid. What does the pattern of field inside the solenoid represent? तो आपको बनाना है pattern of magnetic field lines inside a solenoid. So let's draw a solenoid first. हम बनाते हैं solenoid. Solenoid is a coil of many circular turns wrapped closely in the shape of a cylinder. तो ये है solenoid. अब इसमें let's give it the current. तो So coil of many circular turns wrapped closely in the form of a cylinder is called a solenoid. अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं इनसाइड द सोलनॉइड वो है साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द सोलनॉइड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है तो ये इस तरह से होगी आउटसाइड. तो they emerge from one end and emerge at the other end. तो जहां से ये इमर्ज होती है वो बन जाएगा नॉर्थ पोल और जहां पे इमर्ज होती है वो बन जाएगा साउथ पोल. तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ. तो ये इमर्ज हो रही है, यहाँ पे इमर्ज हो रही है. तो ये है नॉर्थ पोल और जहाँ पे इमर्ज हो रही है वो है आपका साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ये बन जाएगा साउथ. सो इनसाइड द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है draw the pattern of magnetic field line through and around a current carrying solenoid of one another. What does the pattern of field inside the solenoid represent? So inside the solenoid ये जो magnetic field lines हैं they represent uniform magnetic field और ये है equidistant parallel arrows. Means कि इसके अंदर इनसाइड द सोलनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलनॉइड इज यूनिफॉर्म. तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेट 2 में से. सीरीज है GFHE5 और सेट 2 का जो डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी सेट्स में से वो है क्वेश्चन नंबर 40. इसमें ये बॉय वाइल रीडिंग ए बुक कीप्स इट मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज. अब दिस डिफेक्ट ऑफ विजन हैज अराइज्ड बिकॉज ऑफ. तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. मतलब कि दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई. तो लेट्स से अगर ये आपकी दिस इज द आई बॉल, ये है आईलेट्स और लेट्स से ये डिस्टेंस जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से है 25 सेंटीमीटर.
तो ये आपका नियर पॉइंट है, मीन्स कि मिनिमम डिस्टेंस ये है आई से, जब आप ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली देख नहीं पा रहा है, दूर के ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो देख पा रहा है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स वो देख पा रहा है, और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है वो नहीं देख पा रहा है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इज नॉट एबल टू सी। अब इस केस में हुआ क्या है, ये नियर पॉइंट जो है ये दूर चला गया। तो अब ये जो नियर पॉइंट है ये दूर चला गया ऐसे। अब नियर पॉइंट जो है वो इधर चला गया, दूर चला गया। तो इस पहले नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट इधर था, अब यहाँ से जो इमेज है, अगर इस डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर पे अगर आपकी ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो आपकी इमेज जो बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है यहाँ। अब यहाँ से इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रही है। जो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल नियर पॉइंट रहता है, उस वहां से इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रही है, हमें इसे लाना है रेटिना पे। अब क्या हो रहा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हो इस नियर पॉइंट पे, अब आपका नियर पॉइंट जो है वो दूर चला गया है, तो यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो रेटिना पे फोकस हो रही है, तो उसके लिए आपकी इमेज बन रही है, करेक्ट। तो यही इस क्वेश्चन में दिया गया है कि while reading a book it has to be kept much beyond 25 सेंटीमीटर से भी दूर यहाँ पे रखनी पड़ रही है, तब जाके आपकी इमेज जो है वो रेटिना पे बन रही है। अगर नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रखी जाए तो वो जो है रेटिना के पीछे बन रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी फोकल लेंथ है वो बढ़ चुकी। तो इस केस में, और इस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम बोलते हैं, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। तो इस केस में द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज इंक्रीज्ड, ये हो चुका है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन हैज अराइज बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस हैज इंक्रीज्ड। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें दिया है यूज ओम्स लॉ टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर। इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है 6 ओम के क्रॉस। तो सबसे पहले हम इसकी, ये सभी रेजिस्टर जो है दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, और ये सभी कनेक्टेड है सीरीज में। तो इसकी जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है इस सर्किट की वो हो जाएगी 2 ओम प्लस 6 ओम प्लस 5 ओम, दिस इज 12 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट है। So let's find out the current. So using Ohm's law, V is equal to IR. I is equal to हो जाएगा V by R. V is 6, resistance is 12. So this is 1 by 2, which is 0.5 एम्पीयर। तो करंट जो है इस सर्किट में 0.5 एम्पीयर। अब क्योंकि ये रेजिस्टर सारे सीरीज में है तो सभी में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी करंट जो है वो 0.5 एम्पीयर ही जा रहा है। अब हम फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across. So we have to find the potential difference across 6 ohm resistor. तो 6 ohm resistor के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मींस V आपको फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस है 6 ohm, करंट है 0.5 एम्पियर, और यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR, so V I है 0.5 into 6, which is 3 volts. So resistance across 6 ohm resistor is 3 volt. ओके, अब चलते हैं पार्ट बी पे। इसमें पूछा है इफ द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। तो ये है पार्ट बी। लेट, हम करंट मान लेते हैं, शुरू में जो करंट है वो आई मान लेते हैं, इनिशियल करंट। देन द इंक्रीज इन पावर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रजिस्टर विल बी 300%, ये आपको प्रूव करना है। तो वी नो दैट जो P इज इक्वल टू रहता है V इंटू आई। अब इन टर्म्स ऑफ V जो रहता है V इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इट्स I इंटू आर। सो I इंटू आर इंटू आई, so P is equal to I square R. This, let this be the
initial power. When current is increased by 100%, when current is increased by 100%, तो न्यू करंट को हम डिनोट कर लेते हैं आई डैश से, तो वो है इनिशियल करंट में 100% इंक्रीज, 100% ऑफ इनिशियल करंट। तो ये आएगा आई प्लस 100% मीन्स 100/100 इंटू आई, सो विच इज इक्वल टू 2 आई। तो नया करंट जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल करंट। और अब हम लेते हैं नई न्यू पावर, तो ये हो जाएगा आई डैश स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे नया करंट, न्यू करंट विच इज 2i, so this is 2i the whole square which is 4i square into r। अब i square into r जो है वो है, तो ये बन गया 4। अब हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इन पावर वो होता है न्यू पावर माइनस इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल पावर इंटू 100। So this is increase in power upon initial power. The increase in power is 4p. Point power was p upon p into 100. So this is 3p by p into 100. P cancel out हो जाएगा, which is 300%. The percentage increase in power when the current is increased by 100% is 300%. That was to be proved. तो ये हमने prove कर दिया। So ये percentage increase in power when there is a 100% increase in current is 300%. Okay, next है question number 23. Question number 23 में दिया है when an incidental ray of light enters a medium x from where it bend towards the north। तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि when an incident ray of light enters a medium x, let's say ये है medium x, this is medium x। अब जब ray of light it enters from air, so this is let's say air। So first medium is air। So this medium is air। और अब यहाँ बना तो दिस इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, परपेंडिकुलर है इसको टू द इंटरफेस। अब दिया है मैंने रे ऑफ लाइट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस रे ऑफ लाइट ने दिस वाज इट्स ओरिजिनल पाथ, ऐसे डाल लाइक दिस, इट वाज सपोज्ड टू गो लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये बेंड करके टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये था इसका ओरिजिनल पाथ। तो अब यहाँ पे इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करके नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल है ये, तो ये बेंड करके नॉर्मल की तरफ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड डिक्रीजेस एंड इट फॉल टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, इट फॉल टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज द रीजन। तो फर्स्ट का जो रीजन है ऑप्टिकल infer mean what is the conclusion about the following with respect to air, what is the optical density of medium x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे as ray of light bend towards normal in medium x, therefore medium x, तो medium x है that has more optical density than air। Therefore medium x has more optical density than air। So this is the answer for the first one। Next है speed of light through medium x क्या होगा। तो speed of light medium x में जो है वो it decreases। Reason being speed of light to medium x is less than the speed of light through air because x is optically denser than air।
आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स is less than speed of light in air because X is optically denser than air. Because X is optically denser than air. Okay, next question में पूछा है what is short circuiting? What is short circuiting? Its possible causes लिखने हैं and what is likely to happen if a domestic circuit gets short circuit? Give reason for the justification of your answer. तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग होती क्या है? तो शॉर्ट सर्किटिंग मींस व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो let's write down that short circuiting it occurs when the live wire, which is the red wire, and the neutral wire, which is the blue or the black wire, somehow their insulation melts because of high temperature, and the neutral wire of a domestic circuit come in they come in direct contact with each other. Other. So that is short circuiting. अब इसके लिखने हैं possible causes। तो इसके जो causes हैं वो है, एक हो सकता है damaged insulation of the live and neutral wire। तो फर्स्ट इज कि जो इंसुलेशन है, प्लास्टिक कवरिंग है, डैमेज्ड, वो किसी तरह से डैमेज या मेल्ट हो गया है। डैमेज इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। और दूसरा कब हो सकता है, देयर इज फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस या ओवरलोडिंग। ये भी एक रीजन हो सकता है, फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और या तो फिर आप ओवरलोडिंग करो, एक ही सॉकेट में बहुत सारी डिवाइसेस आपने अप्लायंसेस कनेक्ट कर रखी है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, गिव रीजन फॉर द जस्टिस व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ अ डोमेस्टिक सर्किट गेट शॉर्ट सर्किट। सो डोमेस्टिक सर्किट अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये डैमेज इंसुलेशन है, इनमें से आप कोई दो लिख सकते हो। तो नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट विल हैपन, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ अ डोमेस्टिक सर्किट गेट शॉर्ट सर्किट। तो इफ domestic circuit gets short circuit, there would be abrupt increase in the unduly high excessive current flow करेगा abrupt, एकदम से ज्यादा करंट डालेगा, abrupt increase in the current। और फिर क्या हो जाएगा, the fuse wire will melt, the fuse wire जो है वो मेल्ट हो जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट इज लो, और फ्यूज वायर मेल्ट अगर होगी तो इट विल ब्रेक द सर्किट। तो ये हो जाएगा डोमेस्टिक सर्किट बिकॉज वी हैव सेफ्टी मेजर, सेफ्टी डिवाइस दैट इज फ्यूज।
Okay, जो next question है that is from set 3 और question है question number 15. We have to consider the following ray diagram. Here the angle of incidence and angle of deviation respectively are. So let's mark down the rays. This is incident ray. ये है normal perpendicular to the surface और ये है perpendicular to this surface. This is another normal. This is emergent ray और ये जो है this is refracted ray. Now angle of incidence is between the incident ray and the normal that is B. तो B वाली ऑप्शन हमारे पास है B and C और एंगल ऑफ deviation is the angle between the emergent ray अगर इसको पीछे को प्रोड्यूस करे और इंसिडेंट रे को आगे को प्रोड्यूस करे तो this is the angle of deviation. This is E. यहाँ पे इसको मार्क किया गया है E के साथ. So E is the angle of deviation here. So B and E, C is the correct answer here. Okay, next question है question number 21 और इसमें दिया गया है during an experiment, a student observes that the given mirror is forming an erect and diminished image. अब erect और diminished image for all positions of the object placed in front of it ये बनाता है convex mirror. तो कन्वेक्स मिरर में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट की को प्लेस कर दो वो हमेशा आपको इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही देगा. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द मिरर व्हिच इज कन्वेक्स मिरर. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है व्हीकल्स के साइड व्यू मिरर्स और रिंग व्यू मिरर्स. यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशंस राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस. तो इसमें क्योंकि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है तो मैग्निफिकेशन जो है इरेक्ट है तो वर्चुअल है तो उसके लिए प्लस का साइन लगेगा. डिमिनिश्ड है तो दिस इज लेस देन 1 तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 तो आप यहाँ लिखोगे पॉजिटिव एंड लेस देन 1. Positive is for virtual indirect and less than 1 is for the diminished image. Third question है what will the radius of curvature of the mirror if its focal length is 20 cm. The focal length है 20. साइन कन्वेंशन लगाएंगे कन्वेक्स के लिए तो ये है प्लस. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ विच इज 2 into 20 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. Okay, next question है question number 22. इसमें दिया है determining the maximum and minimum resistance which can be obtained by joining 5 resistors of 5 ohm. तो अगर आपको maximum resistance चाहिए for maximum resistance resistors are to be connected in series or has to be connected in are to be connected in series. तब आपको जो रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगी जो नेट रेजिस्टेंस होगी. तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज और डिटरमिन करनी तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू आपके पास है 1/5 ओम के 5. तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और 5 into 1/5 भी कर सकते हो which is 5/5 which is 1 ohm. This is the maximum resistance that can be obtained. और minimum resistance के लिए you will have to connect them all of them in parallel. तो minimum resistance के लिए resistors so resistors here are to be connected in parallel. तो पैरेलल में आपको कनेक्ट करने हैं ये सभी रेजिस्टर्स. तो reciprocal of the resistance in parallel is equal to sum of the reciprocal of the individual resistors connected in parallel. So 1/5 1 upon 1/5 plus 1 upon 1/5 plus 1 upon 1/5 plus 1 upon 1/5. तो ये हो जाएगा this gets so this is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 5 times. So this is 25 ohm
So resistance in parallel will be 1 upon 25, which is 0.044. So this is the minimum resistance that can be obtained by connecting the resistors, 5 resistors in parallel. Okay, next इस क्वेश्चन में पूछा है और part calculate the potential difference across a 4 ohm resistor that produces 100 joule of heat per second. तो ये है इसका पार्ट बी और इस क्वेश्चन में दिया है जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो है 100 जूल और जो रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम और आपको कैलकुलेट करनी है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ every second heat produced every second, that means time is 1 second. Now जो heat produce का फॉर्मूला है वो रहता है I square RT. Now the current is not given but we know that V is equal to I into R और I हो जाएगा V by R. So instead of I square we can write V square by R square. तो I square हो जाएगा V square by R square into R into T. So this is heat produced is now equal to V square by R into T. So heat produced is 100 joule. V square we have to find out, resistance is 4 ohm, time is 1 second. So V square is equal to 400 and V is equal to root of 400 which is equal to 20 volt. So the potential difference across the 4 ohm resistance is 20 volt. Okay, next is question number 27. Or question number 27 may we have to answer the following questions for a case in which a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field. So there is a uniform magnetic field wherein a current carrying conductor जो है उसको रखा गया है. Let's say AB is the current carrying conductor which is placed in a uniform magnetic field. Now list the three factors on which the magnitude of force. तो जब भी current carrying conductor को हम इस magnetic field में रखेंगे तो दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स लेगी और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे वो फोर्स डिपेंड करती है. तो फर्स्ट जो आपका जो फैक्टर है जिसपे वो फोर्स डिपेंड करेगी वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. मोर इज द करंट, मोर इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर. सो दिस इज फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. Second is the strength of the magnetic field. More is the strength of the magnetic field, more will be the force experienced by the current carrying conductor. So strength of the magnetic field है दूसरा फैक्टर आपसे पूछे हैं तीन. और थर्ड जो है वो है ओरिएंटेशन कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में. क्या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, मतलब उसका एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो है. क्या वो मैग्नेटिक फील्ड को के परपेंडिकुलर है. तो वी कैन आल्सो राइट the orientation of the current, or sorry, conductor, how is it placed in the magnetic field. Orientation of the conductor in the magnetic field, how it is placed, at what angle it is placed with the magnetic field. So these are the three factors. Okay, आप इसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी लिख सकते हो. Let's write down these three. So second part is, what is the magnitude of force? When is the magnitude of the force on the conductor max? The magnitude of force is maximum. Force is maximum when current carrying conductor, or we can say the direction of current. Let's write down the current carrying conductor is placed at right angles. तो करंट कैरिंग कंडक्टर आपको डायरेक्शन देगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर. The force is maximum when current carrying conductor is placed perpendicular to the direction of the magnetic field. तो तब force on the conductor is maximum. और मीडियम होगी जब दोनों पैरेलल हो.
ओके, वो हमसे नहीं पूछा है। अब नेक्स्ट आपसे इसमें पूछा है नेम द रूल। आपसे सिर्फ रूल पूछा है एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन। किस रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन जो पता कर सकते हो, तो वी हैव टू नेम द रूल एंड द रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को mutually stretch करेंगे perpendicular to each other, and the forefinger gives the direction of the magnetic field, middle finger gives the direction of the current, then the direction in which the thumb points gives the direction of the force on the conductor. अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ का है? इसकी एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, या फिर आप कर सकते हो माइक्रोफोन्स में लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो जनरेटर्स। So this is where it is used to find the direction of the force.